रसायन विज्ञान में आज हमारा आर्टिकल है हिमांक में अवनमन। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन। आज हमें पढ़ना है हिमांक में अवनमन। तो सबसे पहले इस बात को जान लेते हैं कि हिमांक क्या होता है और फिर इस बात पर चलते हैं कि हिमांक में अवनमन क्या घटना होती है। तो मैं आज का आर्टिकल लिखे लेता हूं। आज का आर्टिकल है हिमांक में अवनमन। अब हिमांक में अवनमन को पढ़ने से पहले मुझे पढ़ लेना चाहिए कि हिमांक क्या होता है। तकरीबन सभी लोगों ने हिमांक को पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। हिमांक पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई द्रव पदार्थ होता है और आप उसको लगातार टेम्परेचर उसका कम करते रहते हो, उसको ठंडा करते रहते हो, एक समय ऐसा आता है या एक टेम्परेचर की परिस्थिति ऐसी भी आ जाती है जब आपका वह द्रव पदार्थ ठोस रूप में बदलने लगता है। और जिस टेम्परेचर पर या जिस ताप पर वो द्रव पदार्थ ठोस रूप में बदलने लगता है, ताप के उस मान को कहा जाता है हिमांक। तो हमने पिछली कक्षाओं में इस प्रकार की डेफिनेशन परिभाषाओं को पढ़ रखा है कि हिमांक किसी द्रव पदार्थ पर आरोपित किया गया वह ताप होता है जिस पर वह द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदलना प्रारंभ कर देता है, ठोस अवस्था में बदलने लगता है। ताप के उस मान को कहा जाता है हिमांक। लेकिन अगर मैं अब इंटरमीडिएट के बेसिस पर अगर देखता हूं कि हिमांक क्या होता है, तो इंटरमीडिएट के बेसिस पर मुझे हिमांक की परिभाषा को पढ़ना है वाष्प दाब के पदों में, कि वाष्प दाब के अकॉर्डिंग मैं देखूं अगर हिमांक क्या होता है, मुझे उसके आधार पर पढ़ना है। अब वाष्प दाब के अकॉर्डिंग अगर हिमांक को पढ़ना है तो आप इसके लिए एक एनर्जी लेवल की सहायता से आप इसको पढ़ सकते हो। तो मैं सबसे पहले एक एनर्जी लेवल बना देता हूं और उसके हिसाब से समझाता हूं हिमांक होता क्या है। तो मैंने एक एनर्जी लेवल बना रखा है और मैंने एनर्जी लेवल पर दो विशेष पॉइंट दिए हैं। एनर्जी लेवल पर मैंने दो विशेष पॉइंट दिए हैं। पहला अगर पॉइंट देखा जाए तो यह पॉइंट है क्वथनांक के लिए और यह पॉइंट है हिमांक के लिए। हिमांक के लिए अब क्वथनांक अगर आप टेम्परेचर को ज्यादा कर देते हो और टेम्परेचर को ज्यादा करते हो तो किसी द्रव पदार्थ के अगर टेम्परेचर को आप ज्यादा बढ़ा देते हो, काफी ज्यादा कर देते हो, द्रव वाष्प के रूप में चेंज हो जाता है। द्रव वाष्प के रूप में तब चेंज होता है, कोई भी द्रव पदार्थ वाष्प के रूप में तब चेंज होता है जब उसका टेम्परेचर क्वथनांक से कैसा हो जाता है, ज्यादा। जब तक उस द्रव का टेम्परेचर क्वथनांक से कम रहता है पदार्थ द्रव अवस्था में, जैसे ही मैंने टेम्परेचर द्रव पदार्थ के टेम्परेचर को बढ़ाया, क्वथनांक से अधिक किया, द्रव पदार्थ कौन से रूप में बदल जाता है, गैस फॉर्म में, या मैं कह सकता हूं यह बदल जाता है वाष्प के रूप में। लेकिन सेम चीज है, अगर मैं द्रव पदार्थ को लगातार ठंडा करता चला जाऊं, लगातार ठंडा करता चला जाऊं और उस द्रव पदार्थ के टेम्परेचर को हिमांक से कम ताप पर ले आया जाए, तो जैसे ही द्रव पदार्थ का टेम्परेचर हिमांक से कम ताप पर आता है, हमारा द्रव पदार्थ ठोस रूप में बदल जाता है। अब बात आती है, सर ये द्रव पदार्थ अगर आपके पास है, आपने इस बात को तो पढ़ रखा था कि द्रव पदार्थ को अगर क्वथनांक से अधिक टेम्परेचर पर ले जाया जाए तो द्रव पदार्थ वाष्प के रूप में बदलने लगता है, गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है। लेकिन अभी मैं इस बात पर केवल कंसंट्रेट करूंगा क्योंकि मुझे क्वथनांक से अभी मतलब नहीं है खास, मुझे मतलब किससे है, हिमांक से। तो अगर मेरे पास कोई द्रव पदार्थ है, अब द्रव पदार्थ विलायक भी हो सकता है और कोई विलयन भी हो सकता है। अगर मैं द्रव पदार्थ के टेम्परेचर को लगातार कम करता चले जाता हूं और पदार्थ का या उस द्रव पदार्थ को हिमांक से भी कम टेम्परेचर पर ले आते हैं, तो पदार्थ ठोस अवस्था में कैसे बदल जाता है, आखिर उसमें क्या चेंज होता है, ठोस अवस्था में कैसे बदल जाता है, इस बात को देखते हैं। सबसे पहले अगर आपने द्रव के कुछ विशेष गुणों को पढ़ा है, तो द्रव के कुछ विशेष गुणों में आपने एक चीज को पढ़ा होगा कि जो द्रव पदार्थ होता है, इसके पार्टिकल, इसके अणु द्रव के अंदर गति करते हुए रहते हैं, ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं, ब्राउनी गति करते रहते हैं लगातार। अगर मैंने कोई एक द्रव पदार्थ ले रखा है एक पात्र में और पात्र में मैंने किसी लेवल तक, किसी स्तर तक द्रव पदार्थ को भरा है,
तो मैं इस बात को देखता हूं कि द्रव पदार्थ के अंदर जो द्रव के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो लगातार अनिश्चित रूप से गति करते रहते हैं, उनको मूवमेंट मिलती रहती है। अगर द्रव पदार्थ के अणु गति करते हैं तो यह बात भी कन्फर्म है कि द्रव के अणुओं के मध्य या द्रव के अणुओं पर गतिज ऊर्जा अवेलेबल है। क्योंकि अगर किसी अणु पर, चाहे वो द्रव का हो चाहे वो गैस का हो, अगर किसी अणु पर गतिज ऊर्जा नहीं है, वो गति नहीं कर सकता है। और द्रव पदार्थ की तो ये सिचुएशन आपने देखी है कि द्रव पदार्थ का अणु गति करता है, अर्थात उस पर गतिज ऊर्जा है। लेकिन आपने इस बात को भी देखा होगा कि अगर मैं किसी ठोस पदार्थ की बात करता हूं तो ठोस पदार्थ के अणु गति नहीं कर सकते हैं। हां, ठोस पदार्थों में ऐसा कहा जा सकता है कि ठोस पदार्थ के अणु जो है वो वाइब्रेट कर सकते हैं, कंपन कर सकते हैं अपने स्थान पर, लेकिन वो गति नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं किसी द्रव पदार्थ को ठोस रूप में बदलना चाहता हूं तो मैं क्या चाहूंगा कि जो द्रव पदार्थ के पार्टिकल हैं जो अभी गति कर रहे हैं, गति करना अगर बंद कर देंगे, अगर गति करना बंद कर देते हैं तो यह द्रव पदार्थ किस रूप में चेंज हो जाएगा? ठोस रूप में। क्योंकि ठोस पदार्थ के तो अणु गति नहीं करते। तो मुझे एक चीज करनी होगी, मैं जानता हूं क्योंकि द्रव के अणुओं के गति कर रहे हैं, अतः द्रव के अणुओं में गतिज ऊर्जा ठोसों की अपेक्षा अधिक है। मैं यदि द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा को कम कर दूं, द्रव के अणु धीमी गति करने लगेंगे, मैं और गतिज ऊर्जा को कम कर दूंगा और धीमी गति करने लगेंगे, मैं जो और भी अगर गतिज ऊर्जा को कम कर दूंगा, एक समय ऐसा आएगा जब द्रव के अणु गति करना बंद कर देंगे। द्रव के अणु गति करना बंद कर देंगे, इसका मतलब प्रत्येक अणु अपने स्थान पर फिक्स हो जाएगा। और जब कोई भी पार्टिकल अपने स्थान पर फिक्स हो जाएगा, किसी पदार्थ के सभी समस्त पार्टिकल अगर अपने अपने स्थानों पर फिक्स हो गए हैं, रुक गए हैं, तो हम कहेंगे पदार्थ ठोस अवस्था में चला गया है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने एक इसके पहले फॉर्मूला पर रखा है, हालांकि यह फॉर्मूला गैसेस के लिए होता है, साथ में लिक्विड पर भी वर्क करता है, द्रव पर भी वर्क करता है। E इज प्रोपोर्शनल टू T। अर्थात अगर आपके किसी भी पदार्थ के, चाहे वो गैस हो या द्रव हो, अगर अणुओं की गतिज ऊर्जा कम करनी है तो आप उसके टेम्परेचर को क्या करो? कम करो। क्योंकि गतिज ऊर्जा का मान तभी बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो गतिज ऊर्जा का मान तभी घटेगा भी जब टेम्परेचर घटेगा। तो मैं क्या करूंगा? मैंने इसके टेम्परेचर को लगातार क्या करना स्टार्ट कर दिया है? कम करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे जैसे मैं द्रव पदार्थ के अणुओं का टेम्परेचर कम करूंगा, लगातार द्रव के अणुओं की स्पीड कैसी होगी? धीमी। अभी चेक करते हैं इस चीज को वाष्प दाब पर। सोचिए, अगर किसी द्रव पदार्थ पर वाष्प दाब देखा जाए, क्योंकि द्रव पदार्थ का पार्टिकल सरफेस को पार करके बाहर नहीं जा पाता, इसलिए वह सरफेस के बाहर से दाब तो आरोपित नहीं कर सकता। लेकिन अगर द्रव पदार्थ का कण चारों दिशाओं में घूम रहा है तो वो द्रव की सरफेस पर, नीचे से जाते हुए द्रव की सरफेस पर एक प्रेशर अप्लाई करता होगा। अब प्रेशर कैसा अप्लाई करता होगा? अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है, अणु तेजी से गति करेगा और सरफेस पर तेजी से टकराएगा, और जब सरफेस पर तेजी से टकराएगा तो उसका वाष्प दाब कैसा होगा? ज्यादा। क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा था, और टेम्परेचर के ज्यादा होने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा ज्यादा थी, और गतिज ऊर्जा जब ज्यादा थी तो लिक्विड पार्टिकल जो थे वो सरफेस पर तेजी से टकरा रहे थे, और जब सरफेस पर तेजी से टकरा रहे थे तो वहां वाष्प दाब कैसा लग रहा था? ज्यादा। लेकिन अब मैंने टेम्परेचर को धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर दिया है। टेम्परेचर के कम होने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होने का अर्थ है अणुओं के गति करने की स्पीड या गति भी धीमी हो जाती है। अणुओं के चलने की स्पीड धीमी होने का मतलब है अब अणु सरफेस पर टकरा रहा होगा, लेकिन अणुओं की सरफेस, क्योंकि स्पीड धीमी अणुओं की, अणु सरफेस पर तेजी से नहीं टकराएगा। अभी सोचो, अगर अणु सरफेस पर धीमे से टकराएगा तो ऐसी सिचुएशन पर वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा? कम। हमने और टेम्परेचर कम किया, अणुओं की स्पीड और कम हुई, और धीमे से सरफेस से टकराए, वाष्प दाब ही और कम हो गया। अब मैं लगातार इसको टेम्परेचर को कम करता रहूंगा। मैं एक समय ऐसा देखूंगा कि लिक्विड जो पार्टिकल थे, मैंने टेम्परेचर को इतना कम कर रखा है कि अब लिक्विड पार्टिकल जो है वो मोशन कर नहीं पा रहे हैं, गति नहीं कर पा रहे हैं। और जब गति नहीं कर पाएंगे, केवल वाइब्रेट करेंगे। केवल वाइब्रेट का मतलब हिलेंगे केवल थोड़ा सा, और जब गति नहीं कर पाएंगे, केवल हिलेंगे, तो वो सरफेस से बहुत धीमे टकराएंगे और सरफेस पर बहुत कम वाष्प दाब लगाएंगे। और जब अणु
केवल वाइब्रेट होकर सरफेस पर प्रेशर अप्लाई करे, अणु केवल कंपन होकर सरफेस पर प्रेशर अप्लाई करे, कंपन होने पर जो सरफेस पर प्रेशर अप्लाई होता है ये बहुत कम होता है, और कंपन होने पर जो प्रेशर अप्लाई होता है हम कहते हैं ये किसी ठोस पदार्थ का वाष्प दाब है। इसका मतलब है मैंने टेम्परेचर को कम करते हुए अणुओं को एक जगह अपनी जगह फिक्स कर दिया, और फिक्स होने के बावजूद भी जब द्रव पदार्थ ठंडा होते 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 ठोस रूप में बदल गया, फिर भी उसका पार्टिकल सरफेस पर थोड़ा सा प्रेशर लगाता है, थोड़ा सा ही प्रेशर लगाता है। इस प्रेशर को कहते हैं ठोस पदार्थ का वाष्प दाब, क्योंकि अब वो जो सरफेस पर प्रेशर लगा रहा है वो ठोस के कणों के द्वारा लगाया जा रहा है, हम इसको कहते हैं ठोस का वाष्प दाब, किसी भी ठोस पदार्थ का वाष्प दाब। ध्यान रखने वाली बात है, ठोस पदार्थ से वाष्प दाब किसका ज्यादा होता है? द्रव पदार्थ का, क्योंकि ठोस पदार्थ का वाष्प दाब कम इसलिए भी होता है, ठोस पदार्थ का कण गति नहीं कर सकता, वेपर प्रेशर ज्यादा नहीं लगा सकता। द्रव पदार्थ का कण तेजी से गति कर सकता है, ज्यादा तेजी से टकराएगा सरफेस पे और प्रेशर लगाएगा, ज्यादा वाष्प दाब। और अगर कोई गैस पदार्थ है, इसका पार्टिकल तो बहुत तेजी से गति करता है, और जब बहुत तेजी से गति करता है तो इसका वाष्प दाब सबसे ज्यादा होगा। तो एक बार वाष्प दाब की श्रेणी, गैसेस के लिए वेपर प्रेशर की वैल्यू सबसे ज्यादा, लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर की वैल्यू थोड़ी सी कम, और सॉलिड के लिए वेपर प्रेशर की वैल्यू सबसे कम। तो गैसेस के लिए वाष्प दाब कैसा होता है? मैक्सिमम। अगर देखा जाए ठोस के लिए वाष्प दाब कैसा होता है? मिनिमम। और अगर मैं लिक्विड के लिए देखता हूं तो एक एवरेज होता है, एक एवरेज वेपर प्रेशर होता है। मतलब वेपर प्रेशर सबके लिए होता है, चाहे वो गैस के लिए हो, वाष्प के लिए हो, चाहे वो लिक्विड के लिए हो, और चाहे वो ठोस के लिए हो, लेकिन ये वेपर प्रेशर अवस्था चेंज होने पर चेंज होता रहता है। वाष्प का पार्टिकल तेजी से सरफेस पे टकराएगा, वेपर प्रेशर ज्यादा। द्रव का पार्टिकल धीमे से टकराएगा, वेपर प्रेशर एवरेज कम। और क्योंकि ठोस पदार्थ का पार्टिकल गति नहीं कर सकता, केवल कंपन के थ्रू जो टकरा गया तो टकरा गया, क्योंकि ठोस का पार्टिकल कंपन के थ्रू जो टकराता है बहुत कम टकराता है, वेपर प्रेशर बहुत कम हो जाता है। इसका मतलब तीनों प्रावस्थाओं का अपना एक वेपर प्रेशर होता है। अब मैं अगर हिमांक की नई परिभाषा पर आ जाता हूं, तो नई परिभाषा में मैं कैसे बदल सकता हूं? मैं कैसे बता सकता हूं हिमांक को? मैं हिमांक को कुछ इस प्रकार से कह सकता हूं कि जब किसी द्रव पदार्थ को ठंडा किया जाए और उस द्रव पदार्थ को ठंडा करने पर द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, उस ताप को हम कहते हैं हिमांक। क्योंकि जब आप द्रव पदार्थ के वाष्प दाब, द्रव पदार्थ के टेम्परेचर को कम करोगे, द्रव पदार्थ का वाष्प दाब भी क्या होगा? कम होगा। और जब द्रव वाष्प पदार्थ का वाष्प दाब कम होगा तो ये वाष्प दाब कम होते कम होते कम होते कम होते एक समय ऐसा आएगा जब द्रव पदार्थ का वाष्प दाब ठोस पदार्थ के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। द्रव पदार्थ का वाष्प दाब कम होते हुए ठोस पदार्थ के वाष्प दाब के बराबर हो गया, उस टेम्परेचर को कहा जाएगा हिमांक। लेकिन अगर उसी द्रव पदार्थ के आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते, अगर द्रव पदार्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करते, उसका वाष्प दाब बढ़ता चला जाता, एक समय ऐसा आता जब द्रव पदार्थ का वाष्प दाब गैस पदार्थ के वाष्प दाब के बराबर हो जाता। द्रव का वाष्प दाब गैस के वाष्प दाब का मतलब है वायुमंडलीय दाब। तो द्रव पदार्थ का वाष्प दाब अगर गैस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता, पदार्थ का वह टेम्परेचर कहलाता क्वथनांक। लेकिन जब द्रव पदार्थ को ठंडा करते हैं, वाष्प दाब में कमी आती है, एक समय ऐसा आता है वाष्प दाब कम होते 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 ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, पदार्थ का वह ताप कहलाता है हिमांक। अगर मैं हिमांक को डिफिनीशन के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं हिमांक को इस प्रकार से परिभाषित कर सकता हूं कि मेरे से आता है कि हिमांक क्या होता है। हम हिमांक को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, हिमांक किसी द्रव पदार्थ का, किसी द्रव पदार्थ का अब बात यह है कि द्रव पदार्थ कौन हो सकता है? तो द्रव पदार्थ दो चीजें हो सकती हैं, आपका विलायक हो सकता है द्रव पदार्थ, या कोई विलयन भी द्रव पदार्थ हो सकता है। तो किसी द्रव पदार्थ का
या हिमांक किसी द्रव पदार्थ का वह ताप है, वह ताप है जिस पर द्रव पदार्थ का वाष्प दाब, द्रव पदार्थ का वाष्प दाब ठोस पदार्थ के वाष्प दाब, ठोस पदार्थ या ठोस अवस्था कह सकते हो आप, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, के बराबर हो जाता है, हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता है। आप इस ग्राफ को देख लीजिए, आप इस चीज को आसानी से समझ सकते हो कि अगर द्रव पदार्थ को टेम्परेचर देते हो वाष्प दाब बढ़ेगा, अगर वाष्प दाब जो है वो गैस के वाष्प दाब के बराबर हो गया तो हम ऐसे टेम्परेचर को क्या कहते हैं, द्रव पदार्थ का वाष्प दाब गैस के वाष्प दाब के बराबर हो गया, हम ऐसे टेम्परेचर को क्या कहेंगे, क्वथनांक। द्रव पदार्थ को ठंडा किया जाए वाष्प दाब में कमी आएगी। अगर वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो गया, द्रव पदार्थ को ठंडा करने पर द्रव पदार्थ का वाष्प दाब ठोस पदार्थ के वाष्प दाब के बराबर हो गया, ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। हालांकि इसके पहले जो मैंने डेफिनेशन पढ़ रखी थी पिछली क्लासों में, मैंने वो भी आपको बता दी थी, लेकिन अगर मैं इंटरमीडिएट के बेसिस पर देखता हूं, यह परिभाषा बेटर है कि हिमांक किसी द्रव पदार्थ या द्रव पदार्थ कौन हो सकता है, विलायक भी हो सकता है, विलयन भी हो सकता है, का वह ताप है जिस पर द्रव पदार्थ का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। अब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, अगर मुझे आता है कि हिमांक लिखते कैसे हैं, तो क्योंकि हिमांक एक प्रकार का टेम्परेचर है, हम इसे T से लिख सकते हैं। सोचने वाली बात है, इस टेम्परेचर को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, आप इसको रिप्रेजेंट करने के लिए F को इस्तेमाल कर सकते हो, इसको लिखते हैं TF से हिमांक को। अब आप मेरे ख्याल से हिमांक को समझ गए होंगे। अगर हम हिमांक को समझ गए हैं तो मेरा आर्टिकल अब चालू होता है हिमांक में अवनमन क्या होता है। सबसे पहले हिमांक में अवनमन को एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, इसके बाद हिमांक में अवनमन की बाकी घटनाओं को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, आपके पास जल की कुछ अमाउंट है, पानी आपने कुछ मात्रा में ले रखा है, आपने स्टील या किसी मेटेलिक बर्तन में ले रखा है जल को। मेटेलिक बर्तनों में इसलिए ज्यादा ठीक है क्योंकि मेटल जो है ये टेम्परेचर को बहुत जल्दी से आने जाने देता है, इसलिए अगर आप इसको किसी स्टेज में ले जाना चाहते हो, द्रव से गैस में भी ले जाना चाहते हो, जल को जल्दी से पहुंच जाएगा गर्म करने पर। आप द्रव से इसको ठोस अवस्था में भी ले जाना चाहते हो, आसानी से पहुंच जाएगा। अगर आपने मेटेलिक बर्तन को या पात्र को लिया है तो आपने जल को ले लिया और जल को फ्रिज के अंदर रख दिया। जल को फ्रिज के अंदर रखने से क्या होगा, जल का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगा, और जब जल का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगा तो जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम। मैंने वहां लिख रखा था, अभी आपको याद होगा, E के प्रोपोर्शनल टू T। टेम्परेचर कम हुआ तो जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, कम। एक समय ऐसा आएगा जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा और जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा लगभग बंद हो जाएगी। तकरीबन ऐसा ही सिचुएशन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आती है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जैसे जल के अणुओं ने गति करना बंद कर दिया, जैसे जल के अणुओं ने गति करना बंद किया, सरफेस पर अणु टकराना बंद हो गए। सरफेस पर क्योंकि अणु टकराए नहीं, द्रव का जो वाष्प दाब है वो बहुत कम हो गया। जब वाष्प दाब बहुत कम हुआ, पदार्थ ठोस अवस्था में चेंज हो गया। क्योंकि पदार्थ ठोस अवस्था में चेंज हुआ, आपने कहा ये जल हमारा हिमांक पर पहुंच गया है। अब अभी आपने इस बात को चेक किया कि मैंने जल की उतनी मात्रा को 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जमाया है। अब मैं क्या काम करूंगा, उतना ही जल दूसरा ले लूंगा, और दूसरा उतना ही जल लेने के बाद मैं उसमें कुछ मात्रा में नमक को मिला दूंगा। अब मैंने उसको फ्रिज पे रख दिया। ध्यान रखिए, जब पहले मैंने जल को लिया था वो शुद्ध विलायक था,
अब मैंने उस पे नमक को मिला दिया है, क्या बन गया है? विलयन। नोटिस करने वाली बात है, लास्ट में बहुत काम आएगी। अब मैंने नमक मिलाने के बाद जो विलयन बनाया है, मैंने उसको फ्रिज पे रखा। अब मैं उसको इंतजार करता हूं कि वो कब जमेगा। मैं इस चीज को चेक करूंगा कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है, इतने टेम्परेचर पर जल जम गया था, लेकिन जो नमक का घोल है ये अभी नहीं जमा है। अब नमक का घोल क्योंकि जमा नहीं है, इसका मतलब अभी अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक है। हमें गतिज ऊर्जा क्या करनी चाहिए? कम। और गतिज ऊर्जा कब कम होती है? जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं। तो मैंने नमक के घोल का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम करना स्टार्ट कर दिया है। -1, -2, -3, धीरे धीरे करते करते एक समय आया, मैंने मान लिया कि -10 डिग्री सेल्सियस। मैंने जब -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर देखा, अब वो नमक का घोल ठोस रूप में, बर्फ के रूप में जम गया है। मैं क्या सोचता हूं अब अपने हिसाब से कि जब केवल जल था 0 डिग्री सेल्सियस पर जम गया था, लेकिन मैंने जैसे ही नमक की कुछ अमाउंट को मिलाया, अब यह जम रहा है कितने पर? -10 डिग्री सेल्सियस पर। अर्थात मुझे जैसे ही विलयन बनकर तैयार मिला, मैंने देखा विलायक का हिमांक 0 था, मैंने नमक मिला दिया, हिमांक और कम पर हुआ। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पे जो जल जम रहा था, नमक मिला देने पर अब वो -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जम रहा है। पहले क्वथनांक जल का हिमांक कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। अब नमक मिला देने पर हिमांक कितना हो गया? -10 डिग्री सेल्सियस। अभी इसका मतलब है ये टेम्परेचर में डिफरेंस आया 0 से -10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर में 0 से -10 डिग्री सेल्सियस, आप इस बात को पहचान सकते हो, 0 से टेम्परेचर अगर -10 डिग्री सेल्सियस हो गया तो यह ताप में वृद्धि है या ताप में कमी है। तो टेम्परेचर अगर 0 से -10 डिग्री सेल्सियस होता है, सभी व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि यह ताप में क्या है? कमी, हिमांक में कमी है ये। और हिमांक में आई इस कमी को ही कहते हैं हिमांक में अवनमन। तो आपने इस बात को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा कि यदि कोई द्रव पदार्थ या विलायक पदार्थ 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हिमांक में बदल रहा था और मैंने उसमें कुछ मात्रा में विलायक पदार्थ को डाल दिया, तो अब किसी विलेय पदार्थ को डाल दिया, तो अब विलेय पदार्थ के डाल देने पर जो पदार्थ 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा था, अब वो 0 से भी कम टेम्परेचर पर जमेगा, 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर में जमेगा। अर्थात पदार्थ के हिमांक में क्या आ गई है? कमी। क्योंकि पदार्थ के हिमांक में कमी आ गई है, हम इस कमी को कहते हैं हिमांक में अवनमन। अवनमन का अर्थ होता है कमी, उन्नयन का अर्थ होता है वृद्धि। तो आप अवनमन का मतलब समझ गए। हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं? हिमांक में अवनमन से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अपने यहां, जिसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। अभी आपको करना क्या है? गर्मियों का मौसम है, आप घरों की फ्रिज में कुल्फी वगैरह जमा सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखो हमने क्या किया, हमने कुल्फी के लिए 2 बर्तन ले लिए, और दोनों बर्तन पे ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि दोनों का आयतन आपस में कैसा होना चाहिए? बराबर। क्योंकि अगर दोनों का आयतन आपस में बराबर होता है तो मुझे ये एक्सपेरिमेंट करने में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। मैंने दोनों मात्रा में, दोनों में, एक में मैंने क्या किया? केवल जल को ले लिया, मैं इसके अलावा किसी दूसरे पदार्थ को लेने वाला नहीं। अब मैंने दूसरे में कुल्फी जमाना है मुझे, तो मैं इसमें जल की स्मॉल अमाउंट, थोड़ी मात्रा में मैं इसमें दूध भी ले लूंगा, थोड़ी अमाउंट में मैं इसमें तरह तरह की केमिकल्स ले लूंगा, जैसे कि मैंने थोड़ी में अमाउंट में शक्कर को मिला दिया है। फ्लेवर के लिए मैंने कोई फ्लेवर ऐड कर रखा है। इसका मतलब मैंने जल के साथ कई सब्सटेंसेस को घोल रखा है। इसमें केवल जल है, ये विलायक है, इसमें कई सब्सटेंसेस हैं, और कई सब्सटेंसेस के होने के कारण ये मेरे लिए क्या हो सकता है? विलयन। अब मैं दोनों को एक साथ फ्रिज के अंदर रख दूंगा, सेम टेम्परेचर पर दोनों को रखता हूं। मैं क्या देखता हूं? शीघ्रता से जल जम जाता है। जल क्यों शीघ्रता से जम जाता है? टेम्परेचर फ्रिज के अंदर कम होना स्टार्ट हुआ, कम होना स्टार्ट हुआ, केवल विलायक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जम गया। लेकिन उसी जल में जो अन्य इंग्रेडिएंट मिले हुए थे, मैं अगर बात करता हूं, उस कुल्फी की बात करता हूं, तो मैं देखूंगा ये जल्दी से जमने वाला नहीं। मैं सेम टाइम पर दोनों को निकालूंगा, जल जम चुका होगा, लेकिन अभी कुल्फी वाला जो भी आइटम मेरे पास होगा वो जमने वाला नहीं। ये कब जमेगा? जब मैं फ्रिज में ज्यादा देर तक रखूंगा इसे, जल तुरंत जम जाएगा। इसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस था,
लेकिन क्योंकि मैंने जल में कुछ इंग्रेडिएंट, कुछ सब्सटेंसेस को मिला दिया है, ये अब जल्दी से 0 डिग्री सेल्सियस पर जमने वाला नहीं है। ये कितने में जमेगा? -5 में जमा सकता है, -10, -15, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर ही जमेगा। अब 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर जमेगा तो इसके लिए मुझे कैसा टाइम देना पड़ेगा? ज्यादा टाइम, ताकि टेंपरेचर बहुत कम हो सके। मैं क्या सोच रहा था, जब मैंने केवल जल मिलाया हमारा पदार्थ जल्दी ही हिमांक पर पहुंच गया, लेकिन मैंने जल में जैसे ही अलग अलग सब्सटेंसेस को मिलाना स्टार्ट किया, हिमांक लगातार कैसा होने लगा? कम होने लगा। तो जल में कुछ अतिरिक्त पदार्थों को मिला देने पर हिमांक में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। हिमांक में इस कमी को हम लोग जानते हैं हिमांक में अवनमन से। इसलिए आप इस बात को समझ जाइए कि जल को आप जल्दी जमा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुल्फी बनानी है तो आपको इसको जमाने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि कुल्फी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पर जमने वाली नहीं, वो जमेगी और भी कम टेंपरेचर पर, क्योंकि आपने जल में कई पदार्थों को मिला रखा है। अब आती है बात कि अगर हम लोगों ने हिमांक में अवनमन को भी पढ़ लिया है, हिमांक में अवनमन क्या होता है मैं इस बात को बता देता हूं। अगर आपको हिमांक में अवनमन के आर्टिकल को लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। कैसे मैं बोलूंगा इसको? कहूंगा कि जब किसी द्रव पदार्थ को हम ठंडा करना स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो एक निश्चित ताप पर द्रव पदार्थ ठोस रूप में बदलने लगता है, अर्थात वह पदार्थ अपने हिमांक पर आ जाता है। लेकिन यदि उसी द्रव पदार्थ में मैं अपने अतिरिक्त विलेय पदार्थों को मिला दूं तो मैं यह देखता हूं कि अतिरिक्त विलेय पदार्थों को मिला देने पर जब द्रव के ताप में कमी की जाती है तो द्रव का ताप अपने हिमांक पर जमता नहीं है, द्रव अपने हिमांक पर नहीं जमता है, बल्कि द्रव को जमाने के लिए हमें टेंपरेचर को हिमांक से भी कैसा करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। अतः द्रव पदार्थ में अतिरिक्त विलेय पदार्थों को मिलाने पर हिमांक में जो कमी होती है, द्रव पदार्थ में अतिरिक्त विलेय पदार्थों को मिलाने पर हिमांक में जो कमी होती है, हिमांक में उस कमी को कहते हैं हिमांक में अवनमन। तो आप इस बात को लिख लोगे कि हिमांक में अवनमन क्या होता है। अब बात होती है कि हिमांक में अवनमन के फॉर्मूले को कैसे पढ़ा जाए। तो बेटा जैसे क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला था, सिमिलरली हिमांक में अवनमन का भी फॉर्मूला वैसा ही है। तो अब बात आ जाती है कि हिमांक में अवनमन क्या है, इसको कैसे पहचाना जाए। जैसे कुछ मिनट पहले हम लोगों ने इस बात को पढ़ा कि हर एक प्रावस्था का अपना वाष्प दाब होता है। गैस की प्रावस्था का वाष्प दाब ज्यादा, द्रव की प्रावस्था का वाष्प दाब कम, और ठोस की प्रावस्था का भी अपना वाष्प दाब है, लेकिन ठोस की प्रावस्था का वाष्प दाब बहुत ही कम होता है। मैं जानता हूं इस बात को कि ठोस की वाष्प दाब का या ठोस प्रावस्था की वाष्प दाब का मान होता है, बहुत कम होता है, यह बात जरूर है, लेकिन होता है। तो अब मैं एक ग्राफ की सहायता से इस बात को चेक करूंगा कि हिमांक में अवनमन को, फॉर्मूले को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए और इसे ग्राफ में कैसे शो किया जाए। फिर मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देना चाहता हूं, मैं इस बात चाहता हूं कि आप इस चीज को भूलें ना। गैस पदार्थ की वाष्प दाब का मान सबसे ज्यादा, ठंडा किया, क्वथनांक से कम टेंपरेचर लेके आए, अब द्रव की वाष्प दाब कम हो गई। गैस की वाष्प दाब से किसकी वाष्प दाब कम होती है? द्रव। और द्रव को ठंडा करोगे तो वाष्प दाब और कम हो जाएगी, और जब वाष्प दाब और कम हो जाएगी तो वो हो जाएगी ठोस प्रावस्था की वाष्प दाब के बराबर। अर्थात गैस की वाष्प दाब सबसे ज्यादा और ठोस पदार्थ की वाष्प दाब सबसे कम, बीच में द्रव पदार्थ की वाष्प दाब एवरेज। अभी मैं एक ग्राफ खींचता हूं किसके किसके बीच में, आप इसको ध्यान से देखिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं। आप इस चीज को बहुत विशेष ध्यान रखना वेपर प्रेशर में, कि अगर आप ऊपर चले जाते हो वाष्प दाब का मान बढ़ता है, वाष्प दाब का मान बढ़ता है, और आप नीचे आते हो तो वाष्प दाब का मान क्या होता है? कम। वाष्प दाब के मान में वृद्धि होती है। अगर आप नीचे की ओर आते हो तो वाष्प दाब के मान में कमी आती है, कमी आती है। तो आप इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो उस चीज को नोट भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं बाद में पूछूंगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ठोस से गैस में किसी पदार्थ को बदलता हूं, ठोस से गैस में, तो वाष्प दाब में क्या होती है? वृद्धि होती चली जाती है। लेकिन अगर मैं गैस को धीरे धीरे द्रव अवस्था में बदलता हूं या द्रव को ठोस अवस्था में बदलता हूं, वाष्प दाब में क्या होती है? कमी होती है। आप इस बात को ध्यान रखिए। हां, सोचने वाली बात है।
अब इसके नीचे जो भी वाष्प दाब होगी, हिमांक के नीचे जितनी भी वाष्प दाब होगी उसे कहेंगे ठोस प्रावस्था की वाष्प दाब। आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, अब मैं ग्राफ खींचने की बात करता हूं। ग्राफ के बाद इसके फॉर्मूले को बनाएंगे। तो हम ग्राफ किसके किसके बीच में खींचते हैं? कल भी मैंने पिछले लेक्चर में भी क्वथनांक में उन्नयन के लिए ग्राफ खींचा था, आज हिमांक में अवनमन के लिए ग्राफ। अब मुझे एक राशि को y एक्सिस पर रखना है और एक राशि को x एक्सिस पे रखना है। तो मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर के अमाउंट को, ताप की मात्रा को मैं रख देता हूं x अक्ष पे। अच्छा, ताप की मात्रा को x अक्ष पर रखने का एक और मेरा कारण है, क्योंकि वाष्प दाब का मान टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वाष्प दाब ताप के अकॉर्डिंग चलती है, तो ताप हो गया स्वतंत्र, x अक्ष पे चला गया, और वाष्प दाब ताप पर डिपेंड करती है क्योंकि वाष्प दाब चला गया y अक्ष पर। वाष्प दाब कहां पर चला गया? y अक्ष पर। अब मैं क्या करता हूं, मैं कुछ लेवल बना लेता हूं। कुछ लेवल कैसे बना लेता हूं? आप वाष्प दाब के ग्राफ पर जानते हो, टेम्परेचर उधर बढ़ने पर जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं एक्स एक्सिस में तो टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन जब मैं अप डाउन टू अप ऊपर की ओर चलता हूं वाष्प दाब के मान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। आप सभी को पता है, मैं इसको 3 अलग अलग कॉलम में डिवाइड करता हूं। मैं क्या मानता हूं, यहां 3 अलग अलग पार्ट हो गए बेटा। अब आप प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके मन में, सर जी 3 पार्ट किसके किसके किए? बिल्कुल बता देता हूं। ये मैंने माना टेम्परेचर क्वथनांक है। ध्यान रखिए, मैं लिखूंगा नहीं, लिखूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक ही में मिक्स होने लगेगा। आप समझिए, ये जो लाइन है ये वायुमंडलीय दाब की है, वाष्प दाब है। इस लाइन पर केवल जो भी यूनिट आएगी वाष्प दाब की होगी, तो मैं इस यूनिट में इस अमाउंट को कहता हूं वायुमंडलीय दाब। इसको कौन सा दाब कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। अब वायुमंडलीय दाब से अगर वाष्प दाब का मान ज्यादा होता है, पदार्थ किस अवस्था में जाएगा? गैस। तो जब भी कभी किसी गैस का ग्राफ होगा वो वायुमंडलीय दाब के कैसा रहेगा? ऊपर ही रहेगा। वायुमंडलीय दाब से वायुमंडलीय दाब के ऊपर रहने वाला है गैस का ग्राफ। अब ये किसका है? ये हिमांक, सॉरी, ये ठोस प्रावस्था का वाष्प दाब। ये वायुमंडलीय दाब मैं लिख दूं अगर थोड़ा सा, ये कौन सा दाब है? वायुमंडलीय दाब। और ये कौन से दाब का लेवल है? तो ये लेवल है ठोस प्रावस्था के दाब का। ठोस प्रावस्था के दाब का लेवल है। मतलब अगर वेपर प्रेशर का मान ठोस प्रावस्था के दाब से नीचे हो जाता है, वाष्प दाब का मान ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब से कम हो जाता है पदार्थ ठोस अवस्था में। अगर वाष्प दाब का मान इस लेवल से ऊपर हो जाता है पदार्थ द्रव अवस्था में। ध्यान रखते हैं, वाष्प दाब का मान यहां है ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में। जैसे ही इसको क्रॉस करेगा पदार्थ किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। और वाष्प दाब का मान जैसे इस वायुमंडलीय दाब के लेवल को पार करेगा पदार्थ गैस अवस्था में आ जाएगा। तो अगर मुझे गैस का ग्राफ ड्रॉ करना होगा, इतने पर ड्रॉ होगा, लिक्विड का ग्राफ ड्रॉ करना होगा, इसके बीच में आएगा, और मुझे ठोस का ग्राफ ड्रॉ करना होगा, इसके बीच में आएगा, क्योंकि मैंने हर एक पदार्थ की वाष्प दाब के अकॉर्डिंग लेवल बना रखी है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे हिमांक में अवनमन कब निकालना होता है? जब किसी द्रव पदार्थ को आप ठंडा करते हो। आप गैस को ठंडा करके तो हिमांक बनाते नहीं, क्योंकि अगर गैस को ठंडा करोगे और गैस जब द्रव के रूप में आएगा तो उस टेम्परेचर को कहते हैं हिमांक, सॉरी क्वथनांक। तो अब मैं बात करता हूं कि क्योंकि मुझे हिमांक पर ले जाना है, मुझे द्रव पदार्थ से ग्राफ को स्टार्ट करना होगा। अब सोचो, आप इसके ऊपर वाष्प, इसके नीचे द्रव और इसके नीचे ठोस। मैं थोड़ा थोड़ा सा लिख दूं, अगर इसके ऊपर गैस, यहां पर लिक्विड द्रव और यहां पर सॉलिड। हालांकि इन चीजों का अर्थ कोई खास नहीं, लेकिन आप इसको ध्यान रखोगे। अब मुझे द्रव पदार्थ को ठंडा करके काहे में बदलना है? ठोस में। इसलिए मैं गैस पदार्थ के लिए या गैस के वाष्प दाब के हिसाब के लेवल से मैं कोई ग्राफ स्टार्ट नहीं करूंगा। मुझे द्रव से ग्राफ स्टार्ट करना है, लिक्विड स्टेट के लेवल से ग्राफ स्टार्ट करना है, सॉलिड तक लाना है, क्योंकि मुझे हिमांक पर टेम्परेचर को ले जाना है। तो हिमांक पर क्या होता है? पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आता है। हमारा ग्राफ भी द्रव अवस्था के लेवल से चालू होगा और ठोस अवस्था के लेवल पर खत्म होगा। अभी मैं क्या चेक करता हूं इस बात को,
ठोस अवस्था का ग्राफ कहां से कहां तक होता है, तो मेरे मन में आता है ठोस अवस्था का ग्राफ यहां से यहां तक पूरा आता है, यहां से इस परिस्थिति तक पूरा आ जाता है ठोस अवस्था का ग्राफ। तो मैं ठोस अवस्था का ग्राफ खींचे देता हूं, थोड़ा सा बेटर फील होगा इसमें से। तो मैंने ठोस प्रावस्था के ग्राफ को खींच रखा है। अब आप कहोगे ठोस प्रावस्था का ग्राफ कैसे है, देखिए आप, ठोस प्रावस्था ग्राफ इसलिए ये सॉलिड वाले एरिया पर, वाष्प पदार्थ का मान सॉलिड वाले एरिया पर ही है। अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी लिक्विड या कोई भी ग्राफ का बिंदु अगर इस ग्राफ के पॉइंट को टच कर लेता है, मैं मान लूंगा कि वो किस प्रावस्था पर पहुंच गया है, ठोस प्रावस्था पर पहुंचा है। अब मैं क्या करता हूं, लिक्विड से एक ग्राफ को ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूं। मैं लिक्विड से एक ग्राफ को ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता हूं। मैंने यहां लिक्विड लिया। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई व्यक्ति लिक्विड यहां ले लेता है वो गलत है। क्यों? लिक्विड इसलिए ले लेता है क्योंकि उस पॉइंट के लिए जो वाष्प दाब है वो किस दाब से ज्यादा है, वायुमंडलीय दाब से ज्यादा है। और जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से ज्यादा होता है, पदार्थ किस अवस्था में होता है, गैस अवस्था में, तो मुझे ये पॉइंट नहीं लेना है, मुझे द्रव अवस्था के में ही एक पॉइंट ले लेना है। ये पॉइंट मैंने ले रखा है किसी विलायक पदार्थ के लिए। अब आप इस बात को सभी जानते हो, अगर विलायक पदार्थ के ताप में कमी की जाए तो विलायक पदार्थ का वाष्प दाब भी क्या होता है, कम। तो मैंने विलायक पदार्थ के टेम्परेचर में कमी करना स्टार्ट किया, और जब मैंने कमी करना स्टार्ट किया तो विलायक का वाष्प दाब घटते ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर आ गया। और जैसे ही ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर आ गया, विलायक अर्थात द्रव अवस्था में था, इसको ठंडा किया। जब ठंडा किया तो वाष्प दाब घटने लगा, और वाष्प घटते ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के बराबर आ गया। इस ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के बराबर जब आया, मैंने ग्राफ को नीचे की ओर खींचकर स्टार्ट करना चालू किया। मुझे यह ग्राफ ताप के जिस पॉइंट पर काटता हुआ दिखाई देता है, मैं इस टेम्परेचर को कहता हूं फ्रीजिंग पॉइंट, TF। अर्थात विलायक पदार्थ जब इस ठोस अप्रावस्था के वाष्प दाब के बराबर अपना वाष्प दाब बना लेता है, पदार्थ अपने कौन से टेम्परेचर पर पहुंच जाता है, हिमांक में। अब हिमांक के बाद मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा और बढ़ाता हूं। जो मेरे पास विलायक था उसमें मैंने कुछ विलेय पदार्थ को मिला दिया। अगर मैंने विलायक पदार्थ में कुछ मात्रा में विलेय पदार्थ को मिला दिया, तो विलेय पदार्थ को मिलाने पर जो भी नया सब्सटेंस बनकर तैयार हुआ उसे आप क्या कहते हो, विलयन। और इस विलयन को मैंने माना विलयन फर्स्ट। ठीक है, इसी विलायक पर मैंने थोड़ा सा विलेय मिलाया और विलयन बना दिया। अब आपके मन में आया, सर विलायक पदार्थ था, आपने विलेय मिला के विलयन बनाया, आपने इसका ग्राफ यहां नीचे से स्टार्ट करना क्यों प्रारंभ किया? क्योंकि आप जानते हो इस बात को कि जब भी किसी विलायक में विलेय को मिलाते हो, वाष्प दाब में क्या जाती है, कमी। फिर ध्यान रखना, जब किसी विलायक में विलेय को मिलाया जाता है, वाष्प दाब में कमी आ जाती है। कल क्वथनांक में उन्नयन वाले आर्टिकल में हमने पढ़ा था, विलायक पर विलेय मिल जाते ही जैसे ही विलयन बनता है, वाष्प दाब में कमी आ जाती है। अभी वाष्प दाब इतना था, अब वाष्प दाब थोड़ा सा घटकर कम आ गया है। अब मैं इसके भी टेम्परेचर को कम करूंगा। लगातार मैं जब इसके टेम्परेचर को कम करता चला जाता हूं, ये टेम्परेचर को या सॉलिड स्टेट में या सॉलिड अवस्था के ग्राफ को इस पॉइंट पर काटता है। पहला बिंदु ए पर काट रहा था, विलयन B1 का ग्राफ पॉइंट बी पर काटता है। अभी सोचो, क्योंकि यह ठोस प्रावस्था का ग्राफ है और ठोस विलयन फर्स्ट ने ठोस प्रावस्था के ग्राफ को पॉइंट बी पर टच किया है, इसलिए पॉइंट बी को अगर मैं टेम्परेचर के साथ मिलाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि विलयन फर्स्ट है, ये इसका ग्राफ बी पर छुआ है, मैं इसको T1 नाम दे देता हूं। विलयन फर्स्ट के लिए T1। अगर कोई मुझसे पूछेगा विलायक का हिमांक कितना था, मैं बताऊंगा विलायक का हिमांक सॉलिड स्टेट के ग्राफ को छुआ कहां पर, TF पर। TF हो गया विलायक का हिमांक। विलयन फर्स्ट का हिमांक, तो विलयन फर्स्ट का ग्राफ चला आया, ये इस सॉलिड प्रावस्था के ग्राफ को बी पॉइंट पे छूता है, इस हिसाब से इसका हिमांक कितना हो गया, T1। यहां से लेकर यहां तक का जो ग्राफ है वो सॉलिड अवस्था का ग्राफ है। अब मैंने क्या किया, जो विलयन 1 बन के तैयार हुआ था इसमें और मैंने विलेय डाल दिया, और जब मैंने विलेय और डाल दिया तो हिमांक में और भी कमी हो गई होगी।
लेकिन जब मैं विलयन और डाल देता हूं तो मैं इस विलयन को नाम देने वाला हूं विलयन 2। अब विलयन 2 के टेम्परेचर को कम करो, वाष्प दाब और कम होगा। और जब विलयन 2 के टेम्परेचर को मैंने और कम किया, वाष्प दाब और घटता चला गया और घटता चला गया, तो विलयन 2 का जो वाष्प दाब का ग्राफ था, इसने ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब को तब छुआ जब पॉइंट क्या आ गया, सी। और पॉइंट सी के अकॉर्डिंग मैं टेम्परेचर को देखता हूं, दिस इज T2। विलायक का को हिमांक कितना था, TF, क्योंकि विलायक का ग्राफ जो है वो ठोस प्रावस्था के ग्राफ को छू रहा था पॉइंट ए पर, TF। विलयन फर्स्ट का हिमांक पूछेगा तो विलयन फर्स्ट का जो ग्राफ है वो ठोस प्रावस्था के ग्राफ को छू रहा था पॉइंट बी पर, इसलिए विलयन फर्स्ट का जो हिमांक है वो T1। मैं एक चीज और काम कर लेता हूं इसी बेसिस पर कि अगर मैं विलयन 2 के लिए ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ये विलयन 2 का ग्राफ ठोस प्रावस्था के ग्राफ को कहां पर छूता है, सी पॉइंट पर। अगर सी पॉइंट पर छूता है, मैं इसको आसानी से पहचान सकता हूं कि विलयन 2 के लिए सी पॉइंट पर, क्योंकि ठोस प्रावस्था विलयन 2 ने ठोस प्रावस्था को सी पॉइंट पर काटा है, इसलिए सी पॉइंट के हिसाब से विलयन 2 का हिमांक कितना हो गया, T2। अब मुझे इस जगह पर विलायक, विलयन फर्स्ट और विलयन 2, अगर मैं इन तीनों के लिए चेक करता हूं तो मुझे इनके वाष्प दाब भी डिफरेंट मिलते हैं। क्या डिफरेंट मिलते हैं? मुझे सबसे पहला वाष्प दाब क्या मिलता है, इस लेवल के साथ मैंने इसको मान लिया है P। यह किसका वाष्प दाब है, विलायक का। फिर मैं इसके ग्राफ को आगे मिलाता हूं, विलयन फर्स्ट के लिए जो वाष्प दाब आता है मैं उसको क्या लिखे लेता हूं, P1। और विलयन सेकंड के लिए जो वाष्प दाब ये आती है वैल्यू, इसको मैं लिखे लेता हूं P2। मैंने हर एक प्रकार के कंपोनेंट के लिए अलग अलग प्रेशर ले लिया है। विलायक के लिए कैपिटल P, जब वो ठोस अवस्था पे आ गया वाष्प दाब कैपिटल P। विलयन फर्स्ट जब ठोस अवस्था पर आया P1, विलयन सेकंड जब ठोस अवस्था पे आया वाष्प दाब P2। मैं हर एक चीज लिख लेता हूं वहां पर। मुझे क्या क्या चीजें नोट करने के लिए मिलती हैं, मैं क्या क्या चीजें समझ सकता हूं इससे, तो मैं उन चीजों को लिख लेता हूं। मुझे पहली चीज मिलती है विलायक का हिमांक। ध्यान रखिएगा, विलायक का हिमांक कब आएगा, जब विलायक ठोस अवस्था में छुएगा। ध्यान रखिए, ए से जो ये ग्राफ खींचा है अलग सा, ये ग्राफ मैं इसको काफी मोटा कर देता हूं। ये ग्राफ जो है ये ठोस प्रावस्था का ग्राफ है। तो विलायक ठोस प्रावस्था में कब छुआ, पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर टेम्परेचर कितना था, TF का हिमांक, विलायक का हिमांक TF, तथा इस अवस्था पर विलायक का वाष्प दाब P है। मुझे पहली चीज ये मिली। मैं विलयन फर्स्ट के लिए चेक करता हूं तो मैं लिखूंगा विलयन फर्स्ट का हिमांक। सोचने वाली बात है विलयन फर्स्ट का हिमांक। अब आप चेक करो, विलयन फर्स्ट ने ठोस पदार्थ के ग्राफ को यहां पर टच किया पॉइंट बी पर। विलयन फर्स्ट ने ठोस पदार्थ ग्राफ को पॉइंट बी पर टच किया। पॉइंट बी पर टेम्परेचर क्या है, T1। तो विलयन फर्स्ट का हिमांक T1 तथा इस अवस्था पर विलयन फर्स्ट का वाष्प दाब चेक करो। विलयन फर्स्ट ने बी पर टच किया था, हिमांक था T1, और इसी बुई पॉइंट पे वाष्प दाब की श्रेणी पर आ जाते हैं। तो वाष्प दाब कितना है, वाष्प दाब है P1। मैं लास्ट नंबर चलता हूं विलयन 2 के लिए। विलयन 2 का हिमांक अगर आप समझ गए होंगे, आप खुद विलयन 2 की लाइन पर चले आइए और चेक कीजिए विलयन 2 सॉलिड स्टेट के ग्राफ को कहां काटता है। विलयन 2 सॉलिड स्टेट के ग्राफ को काटता है एट पॉइंट सी पर, जहां पर हिमांक कितना है, T2। तथा इस अवस्था पर विलयन 2 का
वाष्प दाब P2 है। तो मैंने हर एक चीज लिख ली है, किस विलयन का क्वथनांक या विलायक का क्वथनांक कितना है, विलयन फर्स्ट का क्वथनांक कितना, उसका वाष्प दाब कितना है, विलयन सेकंड का क्वथनांक क्या है, उसका वाष्प दाब क्या है। अब मैं इसी ग्राफ की सहायता से मैं एक रूल निकालना चाहता हूं, मैं एक फॉर्मूला बनाना चाहता हूं, लेकिन फॉर्मूले को बनाने से भी ध्यान दीजिए, अगर विलायक तो देखिए तनु होता ही है, लेकिन अगर मैं विलयन 1 और विलयन 2 को भी तनु मानूं तो विलयन 1 और विलयन 2 के लिए वाष्प दाब और ताप के बीच में जो ग्राफ होता है, वाष्प दाब और जो ताप के बीच में, वाष्प दाब और ताप के बीच में जो ग्राफ होता है, एक सीधी रेखा होती है। क्योंकि सीधी रेखा होती है, मैं इस बात को भी मान सकता हूं आसानी से कि B से D तक की लाइन और C से E तक की लाइन, BD और CE ये भी एक स्ट्रेट लाइन होंगी। अगर लगभग स्ट्रेट लाइन होंगी तो आप इस फिगर को आसानी से देख के पहचान सकते हो कि BD समांतर CE स्ट्रेट लाइन है, लगभग एक दूसरे के समांतर है। अगर BD और CE दोनों समांतर है, मैं सबसे पहले दोनों ट्रायंगल के नाम लिख देता हूं। पहला ट्रायंगल मेरे लिए क्या है, ABD, ट्रायंगल ABD, तथा मेरे पास दूसरा ट्रायंगल मिलता है ACE, ट्रायंगल ACE में अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल में देखता हूं तो मुझे BD और CE लाइन एक दूसरे के कैसे मिलती है, पैरेलल। तो मैं यहां लिखूंगा मैं BD पैरेलल CE। अगर दो ट्रायंगल में दो लाइनें एक दूसरे के समांतर हैं तो आप यहां पर थेल्स प्रमेय को लगा सकते हो। थेल्स प्रमेय कैसे लग सकती है, मैं बताता हूं थेल्स प्रमेय को कैसे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल पे चलते हैं। छोटा वाला ट्रायंगल क्या है, ABD। ABD का मैंने क्या लिया है, बेस। ABD का अगर बेस लिया है मैंने तो बेस क्या है, BD अपॉन, अगर मैंने छोटे ट्रायंगल का बेस लिया है तो मुझे बड़े वाले ट्रायंगल का भी क्या लेना होगा, बेस। अगर मैंने ABD का में से ABD का बेस लिया है, आधार लिया है, तो मुझे ACE में भी ACE का आधार लेना होगा। ACE का आधार है CE। फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, छोटे वाले त्रिभुज का आधार बटे बड़े त्रिभुज का आधार। अब मैं इसकी संगत भुजा पर जाऊं तो दूसरे छोटे वाले त्रिभुज की भुजा बटे बड़े वाली त्रिभुज की भुजा। छोटे वाले त्रिभुज की भुजा क्या है, अगर मैं AD को ले लेता हूं तो AD के संगत भुजा बड़े त्रिभुज में क्या होगी, AE। तो मैं उन्हें दूसरी भुजा को क्या ले लिया है, AE। ये थेल्स थ्योरम क्लास 10th में है, आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे, छोटे वाले त्रिभुज का आधार बटे बड़े त्रिभुज का आधार, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा बड़े बड़े बटे बड़े वाले त्रिभुज की संगत भुजा। अब मैं इस फॉर्मूले पे चलूं तो मुझे कहां तक का ग्राफ की रीडिंग चाहिए, मुझे B से D तक की, मुझे B से D। अगर मैं BD की लाइन को देखता हूं तो ये BD की ग्राफ नीचे चले आने पर यही दो लाइनें यहां पर आते, जितनी डिफरेंस गैप BD का है उतना ही डिफरेंस अगर देखा जाए तो T1 और TF का है। आपने अगर ये डिफरेंस, आपको ये दूरी निकालनी है और यहां पर ये टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है, BD का मतलब इन दोनों टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस कैसे निकलेगा, आप पूरी डिफरेंस यहां से लोगे TF की दूरी, पूरी TF की दूरी में T1 की दूरी को माइनस कर दोगे, आपको ये दूरी मिल जाएगी। अर्थात आप टोटल टेम्परेचर TF लोगे और उसमें से आप T1 को क्या कर दोगे, माइनस। सेम चीज है CE। CE दूरी कहां से यहां तक की दूरी है। अगर मैं इसी ग्राफ में देखता हूं जितनी C से E तक की दूरी है वही T1 से T2 से, सॉरी, C से E तक की जो दूरी है T2 से F के बीच की दूरी है। अब T2 से TF के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस TF माइनस T2, TF माइनस T2। सेम चीज अगर मैं AD और AE के लिए ज्ञात करता हूं, AD क्या है, AD ये दूरी है, इसके समांतर चले आओगे तो ये दूरी किसके किसके बीच की बन रहा है, P और P1। P और P1 के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, सबसे पहले टोटल P डिस्टेंस, उसमें से P1 डिस्टेंस को क्या कर देंगे, माइनस, तो आ गया P माइनस P1। सेम आप इस चीज को लगा सकते हो अंदाजा कि अगर AE आपके पास है, AE पूरी डिस्टेंस है, A से E तक की डिस्टेंस को मैं अगर आगे लेके चलता हूं तो ये डिफरेंस P से P2 के बीच की है और P से P2 के बीच की डिस्टेंस को निकालेंगे P माइनस P2 से।
अब मेरे ख्याल से आपने इस चीज को नोट कर लिया होगा, मैं इस चीज को हटा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं बाकी की चीजों को उधर सॉल्व करता हूं। ग्राफ की जरूरत अब पड़ने वाली नहीं है। अब इस चीज को देखते हैं TF माइनस T1, अर्थात ये टेम्परेचर नहीं बल्कि टेम्परेचर का क्या है, अंतर है। इसके मैं अंतर को कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख दूंगा, क्योंकि टेम्परेचर का अंतर है डेल्टा T से लिखते हैं, ये F और 1 के बीच का टेम्परेचर, दिस इज F1 अपॉन, अगर TF माइनस T1 को आप डेल्टा TF1 से लिख सकते हो, तो TF माइनस T2 के अंतर को आप लिख सकते हो डेल्टा TF2 इज इक्वल टू P माइनस P1। P क्या है, विलायक का वाष्प दाब, P1 विलयन का वाष्प दाब। मैं इसको लिखे लेता हूं डेल्टा P1। डेल्टा P1 इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि विलायक के वाष्प दाब में आपने पहले वाले विलयन के वाष्प दाब को घटाया है। सेम इसी तरीके से डेल्टा P2 का मतलब है विलायक के वाष्प दाब में आपने दूसरे वाले विलयन के वाष्प दाब को घटाया है। इस रियस से देखें डेल्टा TF1 जो है वो P डेल्टा P1 के सामने लिखा हुआ है, डेल्टा TF2 जो है वो डेल्टा P2 के सामने लिखा है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, क्योंकि मुझे ये इसके सामने मिल रहा है, ये इसके सामने मिल रहा है। मैं जानता हूं कि अब अगर मैं डेल्टा P1 की वैल्यू बढ़ाता हूं तो डेल्टा TF1 की वैल्यू भी बढ़ेगी, डेल्टा TF1 की वैल्यू बढ़ेगी तो डेल्टा P1 की वैल्यू बढ़ेगी। ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, क्योंकि डेल्टा TF और डेल्टा P समानुपाती है, मैं डेल्टा T प्रोपोर्शनल टू डेल्टा F लिख सकता हूं। अब मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूं, कल की बात है या इसके पहले आपने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को पढ़ा होगा। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को मैं आपको याद दिलाऊं, P माइनस PS अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, कैपिटल W इंटू कैपिटल M। ये फॉर्मूला था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं, P माइनस PS क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, ये भी वाष्प दाब का अंतर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा P। P डिवाइड पे उधर जाएगा, मल्टीप्लाई पे होगा, क्या क्या मल्टीपल पे होगा जाके, एक तो W होएगा, नीचे M लिख देंगे, नीचे W लिख देंगे, ये कैपिटल M, और ये P भी जाके वहां गुना करेगा, तो डेल्टा P की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। मैं डेल्टा P की वैल्यू रखे देता हूं यहां पर। साथ में एक काम और करते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे, एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे K। अब डेल्टा P की वैल्यू की बात आएगी तो डेल्टा P की वैल्यू आपके पास लिखिए क्या है, P इंटू M इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। अब अगर मैं इस फॉर्मूले पे चेक करना चाहूं तो मुझे हर एक फॉर्मूले को चेक में हर एक पॉइंट को देख लेना चाहिए। डेल्टा TF क्या है, हिमांक में कमी, K क्या है, समानुपाती नियतांक, P क्या है, विलायक का वाष्प दाब, M क्या है, विलायक का अणुभार, W विलेय पदार्थ की मात्रा, स्मॉल m विलेय पदार्थ का अणुभार, और कैपिटल W विलायक पदार्थ की मात्रा। अभी मैं चेक करता हूं अगर, तो शुद्ध अवस्था में विलायक के लिए, जब विलायक प्योर होता है, विलायक प्योर होने पर उसका वाष्प दाब भी निश्चित होता है और उसका अणुभार भी निश्चित होता है, अर्थात अणुभार और वाष्प दाब दोनों एक प्रकार से स्थिर राशियां हैं। K तो खुद स्थिर राशि है, अगर मैं तीन स्थिर राशियों अर्थात तीन स्थिरांकों का गुणा करता हूं तो वो गुणनफल जो मिलेगा मुझे, वो भी एक स्थिर राशि होगी। तो मैं इन तीन स्थिर राशियों या स्थिरांकों को हटाकर मैं एक स्थिर राशि या स्थिरांक को लिखे देता हूं। मैंने KPM को हटाकर एक स्थिर राशि लिख दी है जिसका नाम है KF, जिसे KF के नाम से जानते हैं। अगर मैंने इन तीन राशियों को हटाया तो मेरे पास बचता कौन है, स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। ध्यान रखने वाली बात है, KF को कब लगाया गया, जब आपने तीन स्थिर राशियां देखी, तीन स्थिरांक देखे। आप जानते हो कि जब कई स्थिरांकों का आपस में गुणा होता है तो जो नई राशि मिलती है वो भी एक स्थिरांक होती है। तो मैंने इन तीन स्थिरांक को हटा के एक स्थिरांक रख दिया। अब मुझसे पूछेगा क्या क्या अमाउंट है, पदार्थों में जो साइन दिए गए, जो सिंबल दिए गए हैं इस फॉर्मूले में, उनके क्या अर्थ है। डेल्टा TF क्या है, ध्यान से देखिएगा, हिमांक में अवनमन। KF क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक।
W विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, M विलायक पदार्थ का अणुभार, कैपिटल W विलायक पदार्थ की किलोग्राम में मात्रा। ध्यान रखिए, यह ग्राम में मात्रा और यह विलायक पदार्थ की मात्रा का है किलोग्राम में। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि विलायक पदार्थ की मात्रा किलोग्राम में न देकर यह भी ग्राम में दे देता है। तो जब विलायक पदार्थ की मात्रा किलोग्राम में ना देगा, ग्राम में देगा, देन डेल्टा TF इज इक्वल टू KF स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। अब W का में है ग्राम में, तो क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, मैंने इसमें 1000 का क्या कर रखा है, गुणा कर रखा है। तो मेरे लिए एक फॉर्मूला आ गया हिमांक में अवनमन। अब हिमांक में अवनमन के फॉर्मूले में एक विशेष राशि है KF, जिसे मोलल अवनमन स्थिरांक के नाम से जानते हैं। अब हमें मोलल अवनमन स्थिरांक के विषय में पढ़ लेना चाहिए कि मैं अगर मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित करना चाहूं तो मोलल अवनमन स्थिरांक को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, देखिए, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू M इंटू 1000। यह फॉर्मूला था। अब मैं इसको कैसे कर सकता हूं, स्मॉल w है विलेय पदार्थ की मात्रा, या एक और चीज कर सकते हो W अपॉन M। W अपॉन M को कहते हैं मोलों की संख्या, तो मैं W अपॉन M की जगह पे डायरेक्ट मोलों की संख्या लिखे देता हूं। यदि मैंने स्मॉल n का मतलब है विलेय के मोलों की संख्या 1 मोल ले रखी है, ध्यान रखिएगा, स्मॉल n का मतलब विलेय के मोलों की संख्या 1 मोल, कैपिटल W का मतलब है विलायक की ग्राम में मात्रा, तो विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी मैं लेने वाला हूं, 1000 ग्राम। अगर मैं ये राशियां रख देता हूं इस फॉर्मूले पर, देन डेल्टा TF विल बी, देखिए KF की वैल्यू तो मैं KF लिख ही दूंगा, N की वैल्यू 1 लिखूंगा, नीचे 1000, W की वैल्यू अगर मैं 1000 लिखता हूं, 1000 से 1000 कैंसिल, 1 जो बचा भी KF के साथ मल्टीप्लाई करेगा, केवल KF देगा। अब मैं अपने मन में क्या सोचता हूं, अगर मेरे पास 1 मोल विलेय पदार्थ है, क्योंकि स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या थी, अगर मेरे पास 1 मोल विलेय पदार्थ है और मैं उसे 1000 ग्राम विलायक में घोल देता हूं, कैपिटल W इज द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर कैपिटल W विलायक की मात्रा है, स्मॉल n विलेय की मात्रा है, मैं कैसे पढ़ सकता हूं, यदि 1000 ग्राम विलायक पदार्थ में 1 मोल विलेय पदार्थ को घोल दिया जाए तो विलयन के हिमांक में जो अवनमन होता है मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर जाता हूं, यदि 1 मोल विलेय पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में घोला जाए, यदि 1 मोल विलेय पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में घोला जाए तो विलयन के हिमांक में अवनमन का मान मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, यदि 1 मोल विलेय पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में घोला जाए तो 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है। तो ध्यान रखने वाली बात है, मोलल अवनमन स्थिरांक KF से लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, मोलल अवनमन अगर निकालना है आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हो। ध्यान रखने वाली बात है, कभी कभी मोलल अवनमन ना लिखकर मोलर अवनमन लिख देता है। फिर बहुत विशेष ध्यान रखना है, अगर कभी कभी ऐसा कह देता है, जैसे मेरे से KF के लिए मोलल अवनमन बोलता है, मोलल अवनमन, तो मोलल अवनमन के लिए आपको क्या कर देता है, आपको फॉर्मूला पता है। लेकिन अगर आपसे उसने कह दिया कभी न्यूमेरिकल पे मोलर अवनमन, एक ही शब्द का मोलल एंड मोलर, तो मोलर अवनमन में मोलल अवनमन से एक डिफरेंस होता है। मोलर अवनमन में और मोलर अवनमन में डिफरेंस क्या होता है, मोलल अवनमन में 1000 से मल्टीप्लाई का फॉर्मूला अवेलेबल है, लगाया जाता है, और मोलर अवनमन में डेल्टा TF बराबर KF इंटू स्मॉल n अपॉन कैपिटल W इंटू 100, यह फॉर्मूला अप्लाई होता है। ध्यान रखिएगा, मोलल अवनमन में 1000 वाला और मोलर अवनमन में 100 वाला, तो इसमें डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस ये आया कि जब आप मोलल अवनमन स्थिरांक निकालते हैं, आप 1000 ग्राम विलायक को लेकर निकालते हैं, 1000 ग्राम विलायक भर देते हैं,
लेकिन जब आपने मोलर अवनमन स्थिरांक निकालना चाहा या मोलर अवनमन ज्ञात करना चाहा, अब आप 1000 ग्राम विलायक नहीं लेंगे, आप कितने ग्राम विलायक लेंगे? W इज इक्वल टू 100 ग्राम। आप केवल 100 ग्राम विलायक में लोगे। 1000 ग्राम विलायक ले लिया मोलर अवनमन, 100 ग्राम विलायक ले लिया मोलर अवनमन, तो दोनों में डिफरेंस समझ गए। मोलर अवनमन के लिए 1000 ग्राम विलायक और मोलर अवनमन के लिए 100 ग्राम विलायक। खासियत है, एक मैं छोटा सा आर्टिकल और कंप्लीट करूंगा जरा से, कि ये जो हिमांक में अवनमन या क्वथनांक में उन्नयन होता है, ये कहां कहां पर इसके फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं। बेटा बहुत ही जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे कि हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन का जो ये फॉर्मूला है डेल्टा टीएफ के लिए, ये फॉर्मूला किन किन कंडीशंस पर अप्लाई हो सकता है और किन किन कंडीशंस पर अप्लाई नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट चीज, चाहे वो हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला हो या क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला हो, हमेशा तनु विलयन के लिए लागू होता है। विलयन अगर तनु है तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, रीडिंग अच्छी देगा, वरना रीडिंग अच्छी देने वाला नहीं। फर्स्ट चीज तनु विलयन के लिए। सेकंड चीज, ये केवल उन्हीं विलयनों के लिए लागू होता है जो अवाष्पशील विलेय रखते हों। ध्यान रखिएगा, अवाष्पशील विलेय का मतलब है जिनमें विलेय पदार्थ वाष्प ना बनाए। ये रूल हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन, ये रूल केवल उन विलयनों के लिए लागू होता है जो अवाष्पशील विलेय रखते हैं। अगर विलेय वाष्पशील है तो फिर ये रूल अप्लाई होने वाले नहीं है। तीसरी चीज, ये फॉर्मूले तब भी नहीं लगते जब एक अणु दो अन्य अणुओं में टूट जाता है। जैसे अगर मैंने जल को ले लिया, जल में मैं नमक को डिसॉल्व करता हूं, आप नमक को देखते होंगे, नमक वाटर पे डिसॉल्व करने पर Na+ पे टूट जाता है और Cl- पे टूट जाता है। एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल्स में टूट गया, यहां पर भी ना तो हिमांक में अवनमन का नियम लगेगा, फॉर्मूला अप्लाई होगा, और ना क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। विद्युत अपघट्यों के लिए हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन के फॉर्मूले अप्लाई नहीं किए जा सकते हैं। तो आप इन चीजों को विशेष ध्यान दे चुके हो। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं सभी चीजों को। ज्यादा सांद्रता पर लागू नहीं होंगे, तनु विलयनों के लिए लागू होंगे, विद्युत अपघट्यों पर लागू नहीं होंगे, और अवाष्पशील विलेय के लिए लागू होंगे, वाष्पशील विलेय के लिए लागू नहीं होंगे। लास्ट नंबर, ऐसे विलयन पर लागू होंगे जिनमें विलेय पूरी तरीके से घुला है। अगर विलेय नहीं घुला है विलयन में, तो फिर ऐसे विलयन पर भी लागू होने वाला नहीं है। ना तो अगर ना तो हिमांक में अवनमन का रूल लागू होगा और ना क्वथनांक में उन्नयन का नियम लागू होगा। तो सर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां वाष्प दाब विलेय वाष्पशील है, पदार्थ आयनों में भी टूटता है, सांद्रता भी ज्यादा है और विलेय पदार्थ पूरी तरीके से घुला भी नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन पर ये सभी चीजें लागू नहीं होती हैं, तुम इन सभी चीजों को कैसे, कौन से फॉर्मूले से अप्लाई करें? तो बेटा इन सब चीजों को पढ़ने के लिए कि अगर ये शर्तें लागू नहीं होती तो हम उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका हम कल सीखते हैं, तो या नेक्स्ट लेक्चर पर देखते हैं। तो आप इस चीज को पढ़िएगा, बाकी की पढ़ाई हम लोग करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। धन्यवाद।